टैक्स बचाने के आपने सारे तरीके ढूंढ निकाले, फिर भी टैक्स बोझ लग रहा है, तो हम आपको बताएंगे टैक्स बचाने के नायाब तरीके। या फिर आपको लगता है कि आप कहीं ज़्यादा इनकम टैक्स तो नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स विभाग आपके साथ कहीं मनमानी तो नहीं कर रहा है, तो ऐसी तमाम उलझनों को हम दूर करेंगे आपके इस पसंदीदा शो टैक्स गुरु में, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारी इस कोशिश में आज हमारे साथ होंगे जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा हमारे साथ स्टूडियो में। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी और हम मिलकर अगले आधे घंटे तक आपको कई सारी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपको पता भी ना हो। मिसाल के तौर पर, अगर आप एयरपोर्ट पर एंट्री के लिए डीजी यात्रा कर रहे हैं इस्तेमाल, तो क्या इनकम टैक्स विभाग की है आप पर नजर? अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं तो कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी? रिश्तेदारों से ऑनलाइन पैसा लिया है तो क्या इसको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना है ज़रूरी? इसी तरीके की बेहद उपयोगी बातें हम लोग इस शो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करें डीजी यात्रा को लेकर के। दरअसल जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो डीजी यात्रा अगर ऐप के जरिए पे इस्तेमाल करते हो तो बड़ा सहूलियत होती है। एंट्री में आपको दिक्कत नहीं होती है, चेकिंग में दिक्कत नहीं होती है, बगैर लंबी लाइन का आराम से आप चले जाते हैं। लेकिन वो जो ऐप होता है ना, डीजी यात्रा ऐप, जिसमें आपके टिकट की, बोर्डिंग पास की डिटेल रहती है, आप कब कब ट्रैवल किए, वो सारे डिटेल डीजी यात्रा में रहता है। अब ये चूँकि ऐप का है, ऐप सरकार का है, तो जाहिर तौर पे एक लोगों के मन में शंका होती है कि डीजी यात्रा की सारी जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंच रही होगी। और इनकम टैक्स विभाग ये भी देख सकता है कि आप कब कब विदेश गए, कब कब कहाँ गए तो क्या आपने उस खर्चे को दिखाया है, क्या आपने मनी ट्रांजैक्शन किया, एक्सचेंज किया, उसका कुछ टैक्स टीडीएस दिया है क्या। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के लोगों के मन में आशंका है। तो पिछले दिनों ऐसा खबर भी आई कि डीजी यात्रा के जरिए डेटा निकाल करके इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज रहा है। बाद में इनकम टैक्स विभाग ने सफाई दी कि इस आधार पर हम नोटिस नहीं भेज रहे हैं। तो गौरी, मैं आपसे उस नोटिस भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं इस पे बातचीत नहीं करूंगा। मेरा कहना है कि डीजी यात्रा के तहत जो डेटा है, उस डेटा का तो इस्तेमाल एक्सेस कर ही सकता है इनकम टैक्स विभाग अपने रेफरेंस के लिए। बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए ये जो सरकार की नज़र है खर्चों पे, ये हमें पहले से पता है कि सरकार इनकम से ज़्यादा खर्चों पे नज़र रखना चाहती है कि आप खर्च रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम है, तो आपकी इनकम उस हिसाब से रिपोर्ट होनी चाहिए। जहाँ तक डीजी यात्रा की बात है, डेफिनेटली डीजी यात्रा का डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहा है इस बेसिस पे। ऐसी एक खबर आई जिस पे क्लैरिफिकेशन आई कि ऐसा नहीं है। हो सकता है डीजी यात्रा के बेसिस पे अभी कोई नोटिस ना आ रहा हो और आने वाले कुछ समय में ना भी आए, लेकिन ट्रैवल पे सरकार की नज़र फिर भी है। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, आप कोई पैकेज लेते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंट से, तो उसके ऊपर टीसीएस लगता है। जब टीसीएस लगता है तो सरकार को पता लगता है कि आपने इतने पैसे खर्च करे अपने ट्रैवल पैकेज पे। फिर आप कोई फॉरेन करेंसी में खरीदते हैं, उस पर टीसीएस लगता है, सरकार को फिर पता लगता है। सरकार ने कंपलसरी किया है रिटर्न भरना अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया है अपने लिए या किसी और के लिए, तो आपको, अगर आपका ऐसा खर्चा है, आपको कंपलसरी आईटीआर भरनी है, चाहे आपकी कोई टैक्सेबल इनकम ना भी हो। तो सरकार ट्रैवल को लेके थोड़ी कॉशियस है और ट्रैवल के जरिए सरकार पकड़ना चाहती है उन एसएससीज को जो टैक्स कम पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन खर्चा उतना ही कर रहे हैं जितना एक व्यक्ति जो अच्छा खासा टैक्स पे कर रहा है वो कर सकता है। तो एक हमें मान के ये चलना होगा कि हमारी जितने हमारे खर्चे हैं उस पे सरकार की नज़र है, चाहे डिजी यात्रा हो और आने वाले समय में डिजी यात्रा भी हो सकता है। अभी शायद डिजी यात्रा पे उतनी नज़र नहीं है और बाकी जो खर्चे हैं उन पे नज़र है। तो थोड़ा तो ये जो ट्रैवल की बात कर रही हैं आप, वो फॉरेन ट्रैवल ज़्यादातर जो सरकार के अभी ये वाले जो मैंने 3 पॉइंट्स बताया आपको, पैकेज वाला और आपका टीसीएस फॉरेक्स पे और आपका कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो फॉरेन ट्रैवल पे है। डीजी यात्रा डोमेस्टिक के लिए है, लेकिन सरकार की नज़र ट्रैवल पे है। तो हो सकता है आने वाले समय में वो डीजी यात्रा के लिए भी से भी डेटा एक्चुअल में लेना शुरू कर दे और डोमेस्टिक ट्रैवल भी आपका उसमें रडार में आ जाए। हाँ, तो कुल मिला के डीजी यात्रा के जरिए हम लोग ट्रैवल की बात भी कर लिए कि आप जब ट्रैवल करते हैं, खास तौर से जब फॉरेन ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे आपको कई सारे मोर्चे पे टैक्स की देनदारी बनती है और वो अगर छुपाते हैं तो ये पता चल सकता है, इनकम टैक्स विभाग की नज़र रहती है। लेकिन एक सवाल और है कि कई बार लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं जहाँ पे बिजनेस ट्रैवल होता है, मतलब कंपनी की तरफ से जाते हैं, कंपनी स्पॉन्सर करती है,
आने जाने रहने का खर्च, लेकिन वहाँ तो दिख रहा होता है कि इंडिविजुअल जा रहा होता, तो उसको कैसे अंतर करें? इनकम टैक्स विभाग कैसे पहचाने कंपनी के द्वारा क्या खर्च है या फिर इंडिविजुअल ने खुद अपना खर्च किया? ये एक बहुत समस्या है लक्ष्मण, क्योंकि अगर आप देखें जब कंपनी एम्प्लॉयज़ को कहीं बाहर भेजती है, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, कई बार ऐसा होता है कंपनी पे कर देती है, कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉय पे करता है और कंपनी से रीइंबर्समेंट लेता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एयर टिकट तो कंपनी ने दे दी, लेकिन जो खाने पीने का खर्चा और फॉरेन करेंसी का खर्चा वो इनिशियली एम्प्लॉय ने किया और बाद में रीइंबर्समेंट क्लेम करी। तो ये जो सारे खर्चे हैं इसकी नज़र भी सरकार की इस पे भी नज़र है। अब इस केस में डिस्टिंग्विश करना कि ये ट्रैवल आपका पर्सनल ट्रैवल था या ऑफिशियल ट्रैवल था, थोड़ा सा मुश्किल है। तो डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस पर एक क्लैरिटी लानी चाहिए कि अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा, कई लोगों का बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल होता है या डोमेस्टिक ट्रैवल होता है ऑफिशियल, तो उस केस में चाहे आपकी इनकम कम भी रिपोर्ट हो रही है, यानी कि एक्चुअल में इनकम कम है बट ट्रैवल ज़्यादा है, तो उस केस में वो सेफ रहेंगे। इससे टैक्स पेयर्स के मन में वो डर नहीं रहेगा कि हम इतना ट्रैवल कर रहे हैं और उतनी इनकम नहीं है हमारी तो शायद हमें नोटिस आ जाए। वो डर निकल जाएगा अगर सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आए। यहाँ पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ जाए तो फिर ये डर या फिर क्या आशंका जो वो खत्म हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहाँ से देवीचंद जैन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवीचंद जी नमस्कार। नमस्कार सर, CNBC आवाज की सारी टीम को नमस्कार जी। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। बताएं क्या उलझन है आपका? सर, मेरी एक कैपिटल गेन के बारे में मेरा एक सवाल है। मैं एक हाउसिंग प्रॉपर्टी लेता हूँ बैंक लोन के थ्रू, हाँ, और अगर 1-2 महीने में मेरी कोई पुरानी हाउसिंग प्रॉपर्टी बेचता हूँ और उसका जो पेमेंट आता है वो मैं लोन में इन्वेस्ट डाल देता हूँ लोन के अकाउंट में, तो क्या मुझे कैपिटल गेन लगेगा? देखिए, जब आपने प्रॉपर्टी बेची और आपने विदिन 2-3 मंथ्स आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, या आपके केस में आपने खरीद ली, लोन भी ले लिया और उसके बाद बेच दिया, तो आप फॉल उसी कैटेगरी में करते हैं जहां पे आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अब आपके केस में प्रॉब्लम ये है कि आप लोन ले चुके हैं, तो लोन लिए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट लोन में कुछ कंडीशंस होती हैं। आप एक बार कंडीशंस देखिएगा कि क्या आप उसको अभी लिया 2-3 महीने में आप उसको लोन को बंद करा सकते हैं रीपे करके। अगर आपका ऐसा क्लॉज है जिसमें आप इसको रीपे कर सकते हैं और बंद करा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो कैपिटल गेन हुआ है प्रॉपर्टी बेचने के बाद, वो आप नई प्रॉपर्टी के लिए पे करके आप डिडक्शन ले सकते हैं। बट बैंक इसमें इशू कर सकता है अगर आपका जो बैंक के साथ अग्रीमेंट है उसमें ऐसे क्लॉजेज नहीं है। तो इनकम टैक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट बैंक के क्लॉजेज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन टैक्स की देनदारी में आप कैपिटल गेन को बचा सकते हैं, इसको प्रीपे करके वो आप बचा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना कैपिटल गेन आपका जो हुआ है विद इन टाइम लिमिट आप एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं कर्नाटक, जहां से वेद प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार लक्ष्मण जी। बताएं क्या उलझन है? वो मैंने रिलायंस के शेयर्स लिया था बिफोर स्प्लिट, बिफोर बोनस। अभी क्या मैं उसको बेच के टैक्स सेव कर सकता हूँ क्या कैपिटल गेन? क्योंकि अभी वो उसका रेट भी उतरा है और दोनों बोनस आने से उसका कैपिटल गेन का बेनिफिट ले सकता हूँ क्या? और एक दूसरा क्वेश्चन, एक और है कि नॉन सैलरीड पर्सन के लिए क्या एनपीएस में 150,000 का क्या कुछ डिडक्शन मिलता है कुछ? क्योंकि कुछ इधर उधर की खबरें में आधा अधूरा मालूम पड़ रहा है, इसलिए। ठीक है, नई टैक्स रिजीम में नॉन सैलरीड लोगों के लिए 50,000 रुपये एनपीएस के डिडक्शन का फायदा मिलता है कि नहीं मिलता? दोनों सवाल का जवाब देंगे गौरी। पहले मैं आपको बोनस शेयर का ट्रीटमेंट बता देती हूँ। जो आपको रिलायंस का बोनस शेयर मिला है, वो उन शेयर्स का जो ट्रीटमेंट होगा उसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको ज़ीरो लिया जाएगा, और जिस दिन आपको बोनस शेयर मिले हैं उस दिन की उसको परचेज मान ली जाएगी। तो आप डेफिनेटली उसको बेच के कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप आज बेचेंगे तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, क्योंकि अभी आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ऊपर नहीं हुआ है। तो आप इसको होल्ड कीजिए, 1 साल तक होल्ड कीजिए। जब आपका ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप बचा सकते हैं टैक्स, जब तक आप 1,25,000 तक का उसको बेनिफिट उसमें अवेल कर लेते हैं। हालांकि अब बजट आने वाला है, अगर इसमें इस लिमिट को बढ़ा दिया जाता है तो उस हिसाब से लागू होगा। तो अगर आप इससे ज़्यादा का
प्रॉफिट, क्योंकि आपका जितना भी है सारा प्रॉफिट होगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है, तो आप अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो आपको ऐसे प्लानिंग करनी होगी, अगर आपको कोई टैक्स नहीं देना है उस पर कि आपका 1,25,000 का आपका गेन हो या एज पर बजट। जो दूसरा आपका सवाल है एनपीएस का न्यू रिजीम में, तो आपने जो खबरें पढ़ी हैं एनपीएस की, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि एनपीएस में 2-3 सेक्शंस होते हैं। जो 50,000 वाला सेक्शन है, जो आपका 80 CCD 1B के अंडर, वो आप ले सकते हैं ओल्ड रिजीम में, वो न्यू रिजीम में नहीं मिलता है, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिलता है अगर वो ओल्ड रिजीम में ऑप्ट करते हैं। जो आपके एम्प्लॉय होते हैं जिनको सैलरी मिलती है, उस केस में एक कंट्रीब्यूशन होती है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में, वो कंट्रीब्यूशन न्यू रिजीम में भी मिलती है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप ये 50,000 वाली एनपीएस की डिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपको वो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में न्यू रिजीम में वो नहीं मिलेगी। अब चलते हैं नोएडा, जहाँ से सुभाष चंद्र सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, बताएं क्या सवाल है आपके पास? मेरा पहला सवाल था कि जो अभी बजट 24-25 का था, जिसमें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ गया था, तो वो रेट जो है 23rd जब बजट पास हुआ था तब से कौन सा रेट रहेगा, उसके पहले का क्या रेट रहेगा? और दूसरा सवाल था कि ऐसा करते हैं, पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर दूसरे सवाल पूछिएगा, फोन पे बने रहिए। पहला सवाल का जवाब दे दिया। तो ये कंफ्यूजन लक्ष्मण बहुत लोगों को है कि क्योंकि ये एंट्रीम बजट था, तो इंटरिम बजट था, 2 बजट आए, जुलाई में चेंजेस हुए और अभी आईटीआर फॉर्म निकल के नहीं आया है। जब आईटीआर फॉर्म आएगा तो अपने आप समझ आ जाएगा उसको कैसे दिखाना है। तो जो 23 जुलाई को क्योंकि बजट अनाउंस हुआ, तो जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो रेट था 23 से पहले, वो पुराना वाला रेट ही होगा 23 जुलाई तक। 23 जुलाई के बाद आपका जो नया रेट सरकार ने बताया वो आपका लागू हो जाएगा। यानी कि 23 जुलाई से पहले अगर आपने कोई भी इक्विटी लॉन्ग टर्म बेची है तो 10% लगेगा, 23 जुलाई के बाद 12.5 लगेगा, और वैसे ही शॉर्ट टर्म पहले 15 और बाद में 20। और जो आपका प्रॉपर्टी को लेके कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, उसमें जैसे हमने देखा कि इंडेक्सेशन रिमूव किया गया, तो बाद में जो एक्चुअल लॉ बना है वो ये है कि 23 जुलाई से पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और आप उसको कभी भी बेचेंगे, तो रेजिडेंट्स के केस में दोनों ऑप्शंस हैं, जिसमें आप विद इंडेक्सेशन वाला ऑप्शन जहाँ पे आपको 20% का टैक्स देना होता है, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5 का आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आपका टैक्स बचता है। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई के बाद खरीदी है तो उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। चलिए, तो ये तो कंफ्यूजन दूर होगा। दूसरा सवाल क्या सुभाष जी? लक्ष्मण जी, दूसरा सवाल मेरा ये था कि मैं पेंशनर हूँ, 75 ईयर्स एज है, तो जैसे कि अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, तो मेरा इनकम जो है जैसे कि 20 लाख हुआ है, तो उसका मुझे एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं? आप क्योंकि सीनियर सिटीज़न हैं, तो एडवांस टैक्स का जो लॉ होता है वो यूजुअली होता है नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिनकी किसी भी इनकम सोर्स से इनकम हो रही है, चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो। लेकिन आपका क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको एडवांस टैक्स सिर्फ तब देना है जब आपकी कोई बिजनेस इनकम है। अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है और किसी भी और सोर्स से इनकम हो रही है, आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि आपके कैपिटल गेन से इनकम हुई है, उसके अलावा आपकी शायद पेंशन और इंटरेस्ट और ऐसी इनकम होंगी, हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है। किसी भी केस में आपको एडवांस टैक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम होती है और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में भी अगर आप बिजनेस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या आप एफएनओ कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, उस केस में वो बिजनेस इनकम कैटेगराइज हो जाएगी और आपको एडवांस टैक्स देना होगा। अगर सिंपल कैपिटल गेन टैक्स आपको हुआ है मार्केट से, तो आपको कोई एडवांस टैक्स नहीं देना। चलिए, तो आपके दोनों सवालों का जवाब मिल गया। उम्मीद करता हूँ कि अब कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जो लोग फ्रीलांस कर रहे हैं उनसे जो उनकी आमदनी होती है उस पर टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल लें उससे पहले एक मुद्दा है फ्रीलांस लोगों का। लगातार फ्रीलांस लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था जहाँ पे करीब 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांस करते हैं इंडिया में। अब वो आंकड़ा बढ़ भी गया होगा। तो ऐसे लोगों पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है, क्या हिसाब होता है? लक्ष्मण, काफ़ी लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो नौकरी के साथ भी अपना काम करते हैं। जैसे हमने कुछ समय पहले देखा कि इसमें सरकार ने नोटिस भी इशू किए। तो अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो जो टैक्स लायबिलिटी होती है उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होती है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको सैलरी मिलती है, टीडीएस कट के आपको एक फॉर्म 16 मिल जाता है, उसके बेसिस पे आप रिटर्न भर देते हैं। बहुत आसान तरीका होता है, कोई खास डिडक्शन आपको मिलती नहीं है अब, स्पेशली क्योंकि न्यू टैक्स रेजीम आ गई है। अगर हम फ्रीलांसिंग के केस में देखें तो उसमें आपको सारे खर्चे अलाउ हो जाते हैं। जो भी खर्चा आप उस इनकम को अर्न करने के लिए, न्यू रेजीम में भी, रेजीम बाद में पिक्चर में आएगी, पहले आपकी इनकम कैलकुलेट होगी। वो इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम आपके सारे खर्चे माइनस कर देते हैं। यानी कि आपने अगर किसी क्लाइंट से 1 लाख रुपए चार्ज किए हैं, लेकिन आपने अपने पेट्रोल का खर्चा किया है, आपने अपना कोई छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है घर में, उस पर कुछ खर्चा किया है, आपने फ़ोन का बिल दिया है क्योंकि आप फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, सारे खर्चों का आपको फ्रिज रखा, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखा, तभी वो सब कुछ आप माइनस कर सकते हैं। मामला तब तो इनको फ्रीलांस वालों का। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिजनेस वालों को ज़्यादा फायदा होता है नौकरी पेशा से। तो इस केस में जो आपकी बच के आएगी इनकम, उसके ऊपर टैक्स लगेगा और वो आपको देखना है न्यू रेजिम में करनी है या ओल्ड रेजिम में। तो इस तरह से आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है और बैलेंस शीट बन जाती है फ्रीलांसिंग के केस में। और अगर आपका टैक्स पेबल बनता है 10,000 से ज़्यादा पूरे साल में, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना होता है, जो हर क्वार्टर में आपको देना होगा। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं देंगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो सरकार उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है। तो फ्रीलांसर्स को एडवांस टैक्स का काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी है। और अपना अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो उनके पास एक सिंप्लीफाइड सेक्शन होता है प्रिजम्पटिव का। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आप 44ADA में क्लेम कर सकते हैं, उसमें आपको बुक्स नहीं मेंटेन करनी होती। और अगर आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में आप 44AD में आप अपना रिटर्न भर सकते हैं। तो अच्छा, मान लिया जाए ये तो रही फ्रीलांस वालों की बात, लेकिन फ्रीलांस में एक और मामला होता है, वो है जीएसटी का। तो कई लोग मैं देखता हूँ घर के आगे जीएसटी नंबर लिख रखे होते हैं, तो शायद वो जीएसटी के नियम के तहत होता है कंपलसरी कि आपको जीएसटी नंबर लिखना है। तो इसको कैसे देखते हैं टैक्स देनदारी को? ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है जीएसटी को लेके, क्योंकि जीएसटी का जो कंप्लायंस है वो फ्रीलांसर्स यूजुअली मिस कर देते हैं। फ्रीलांसर्स को पता नहीं लगता कब उनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला गया। अगर आपने अपना कुछ काम शुरू किया है घर में और आप धीरे धीरे आपका टर्नओवर बढ़ता रहा और आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो गया, हालांकि आपने खर्चे किए, आपकी इनकम ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन क्योंकि आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, आपको जीएसटी नंबर लेना है, आपको रिटर्न्स फाइल करनी है। और जैसे आपने बताया, घर के बाहर या जहाँ भी आपने अपना ऑफिस, जो आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसके बाहर बोर्ड लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो जीएसटी की कंप्लायंस बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं, बाय एनी चांस आपने मिस कर दिया कि आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया है, तो इनकम टैक्स में आपका टर्नओवर शायद 20 लाख से ज़्यादा होगा, जीएसटी में वो 20 आपका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, तो एक मिसमैच आ जाएगा और नोटिस आने का चांस होता है। तो जीएसटी कंप्लायंस आपको होना पड़ेगा, इस बात का खास ख्याल रखिए। फ्रीलांस का मतलब जो यूट्यूब वगैरह खोल के चैनल चलाते हैं उनके लिए भी लागू? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए भी होता है, क्योंकि वो भी एक तरह से फ्रीलांसर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहीं एम्प्लॉयड नहीं है, अपने खुद अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो उनके लिए अगर यूट्यूब से कमाई हो रही है तो बहुत सारे आपको खर्च आपको घटा सकते हैं अपनी आमदनी में से, टैक्स की देनदारी कम हो जाएगी, इसका ख्याल रखिएगा। बहुत लोग आजकल यूट्यूब के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं। चलिए चलते हैं सीधा लुधियाना, जहां डॉली खन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। डॉली नमस्ते, बताएं क्या खबर आपके? नमस्कार सर। बताएं सर, मेरे फादर साहब की प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसका ट्रेडिंग बिजनेस इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, डेरिवेटिव सेगमेंट एनएससी में। 3 महीने पहले सर अचानक उनका डेथ हो गया सितंबर मंथ में। तो इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू सितंबर मंथ में उन्होंने कुछ F&O सेगमेंट में लॉस बुक किया था, और उनकी डेथ के बाद भी हमें फिर वो उनकी F&O पोजीशंस कट करनी पड़ी और लॉस बुक किया है। तो अब उनके लीगल हायर जो हैं उनके बेटे हैं, जो कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, प्रोप्राइटरशिप फर्म ट्रेडिंग सेगमेंट F&O एनएससी में। तो मेरा प्रश्न था सर, प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या हम फादर साहब का बुक लॉस उनकी डेथ से पहले का और डेथ के बाद का
इस फाइनेंशियल ईयर में जब हम फाइल करेंगे बैलेंस शीट, तो जो बनेगी उनके बेटे की, उसमें प्रॉफिट्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों को बहुत दुख है कि आपके पिताजी की मृत्यु यहाँ पे हो गई, लेकिन जो सवाल आपने पूछा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं शो में। क्या है ऐसे में मामला, कानून क्या कहता है? इसमें लक्ष्मण देखिए, जो नॉर्मल रूल है, अगर लॉसेस को एक मिनट साइड कर दें तो नॉर्मल रूल ये कहता है अगर किसी की मृत्यु होती है तो जिस दिन तक उनकी इनकम हुई है वो लीगल एयर को रिटर्न भरनी होगी, उस दिन तक के बेसिस पे, उन्हीं के पैन पे। और उस दिन के बाद का जितना भी फाइनेंशियल ईयर बचता है, उसके बाद जितनी भी इनकम होती है वो उनके लीगल एयर की इनकम में ऐड होके उनको अपनी रिटर्न में दिखानी होगी। तो उसका एक पूरा मेथड है, ऑनलाइन जाके आपको ऐड करना होता है लीगल एयर और रिटर्न फाइल करनी होती है। अब आपके केस में प्रॉब्लम ये है कि लॉसेस हैं, आपके बिजनेस लॉसेस हैं। ये बिजनेस लॉसेस आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं। तो इसका लॉ ये कहता है कि अगर लीगल एयर जिन्होंने इनहेरिट किया है बिजनेस बेसिकली, उनको लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। अगर आपने इनहेरिटेंस में उस बिजनेस को नहीं लिया है तो आपके जितने लॉसेस हैं वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे और किसी को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि जो आपके फादर हैं उन्होंने क्या ये जो बिजनेस है ये अपने बेटे को इनहेरिट करने के लिए दिया है। अगर तो ऐसा है, उनका बिजनेस वो इनहेरिट कर रहे हैं एज पर लॉ, तो वो सारा का सारा जो लॉसेस हैं वो अपने उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी रिटर्न में और उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जितना भी समय बचा है उस हिसाब से एडजस्ट करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल लेते हैं बहुत शॉर्ट में कि ये जोगिंदर दहिया साहब का सवाल आया है, ईमेल के जरिए भेजा है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत के वक्त उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे लिए थे, उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था रिश्तेदार ने उनके अकाउंट में। तो पूछना चाहते हैं क्या उनको ITR में दिखाना होगा क्या? देखिए, अगर ज़रूरत के समय पैसे लिए हैं तो लोन होगा, गिफ्ट नहीं होगा। अगर आपने गिफ्ट लिया है तो रिश्तेदारों की कैटेगरी में आपको देखना है वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं। अगर वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रिलेटिव की कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप गिफ्ट ले सकते हैं, आपको उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना। अगर आपने लोन लिया है, जो मेरे हिसाब से आपने लिया होगा लोन, और आप उसको वापस करेंगे, तो इस केस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लोन एग्रीमेंट ज़रूर बनाना है। क्योंकि अगर बाई चांस आपका कभी क्वेश्चन आता है कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आप उसको दिखा सकें कि हमने लोन एग्रीमेंट, आपका वो गिफ्ट ट्रीट कर देंगे और हो सकता है कि वो रिलेटिव आपके एग्जेम्प्ट कैटेगरी में ना हो तो वो लोन उसको मानेंगे ही नहीं। तो आपके पास लोन एग्रीमेंट होना चाहिए और रीपेमेंट होनी चाहिए। जो उसमें टाइमलाइन लिखी है कि आप इस टाइम पे रीपे करेंगे वो होना चाहिए। और कोई चाहे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, बट अगर रिश्तेदार हैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। चलिए, तो इन सारे नियमों का ध्यान आपको रखना होगा। लोन ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उसका भी जिक्र वहाँ पे आपको होना चाहिए, और तभी जाके ये सारा मामला आसान रहेगा। वरना इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हो सकता है कि पूछताछ आपसे की जाए, नोटिस भेजा जाए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों को जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ या फिर GST जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।